वो एक बहुत ही सुंदर जंगल था। दोपहर का समय था। घने जंगल में झाड़ियों के बीच एक तांत्रिक बैठा हुआ था। उसके सामने कुछ लकड़ियां जल रही थीं और वो तेज आवाज में मंत्र पढ़ रहा था। ओम ह्रीं क्लीं कालिकाय नमः। ओम नमो भगवते नागराजाय नमः। ओम क्लीं क्लीं मणिदायिने स्वाहा। तभी वहां एक नकाबपोश आ पहुंचा और गुस्से से तांत्रिक की ओर घूरता हुआ बोला, पिछले कई वर्षों से तुम केवल मंत्र पे मंत्र पढ़े जा रहे हो, लेकिन मुझे कुछ होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा। लगता है कि तुम मेरा समय बर्बाद कर रहे हो। ये सुनकर तांत्रिक ने मंत्र पढ़ना रोक दिया और क्रोधित नजरों से नकाबपोश को देखते हुए बोला, बकवास मत करो, तुम मेरी शक्ति को नहीं जानते। मुझे कोई ऐसा वैसा तांत्रिक मत समझो। ओम ह्रीं क्लीं। हाँ, तो तुम्हें कोई ऐसा वैसा तांत्रिक नहीं समझा था, इसीलिए तो तुमसे हाथ मिलाया था। लेकिन अभी तक तुमसे कुछ हो नहीं पाया है। तांत्रिक के चेहरे पर रहस्यमयी हंसी आ गई। चिंता मत करो, मेरे सामने बैठ जाओ। आज मेरी सिद्धि का आखिरी दिन है। आज इच्छाधारी नागिन को मेरे सामने प्रकट होना ही होगा, और जैसे ही वो मेरे सामने प्रकट होगी, मैं उसे अपनी काली शक्ति से बांध दूंगा, जिससे वो मणि देने पर विवश हो जाएगी। और फिर उसके बाद हम दोनों मिलकर इस संसार पर शासन करेंगे। नकाबपोश चुप होकर तांत्रिक के सामने बैठ गया। तांत्रिक पुनः तेज आवाज में मंत्र पढ़ने लगा। कुछ ही देर में तेज हवाएं चलने लगी और रंग बिरंगी किरणों के साथ एक नागिन प्रकट हो गई। तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? हर मनुष्य की यही चाहत होती है, इच्छाधारी नागिन की मणि हासिल करना। चलो, मुझे अपनी मणि दे दो। नामुमकिन। हम इच्छाधारी नागिनों को मणि वर्षों की तपस्या के बाद मिलती है और हम इसे किसी भी दुष्ट मानव के हाथों में नहीं देते। इसलिए मणि के सपने देखना भूल जाओ। तो फिर ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर देख मेरी शक्ति। तू अपने स्थान से हिल भी नहीं पाएगी। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः। इतना कहकर तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगा। तभी झाड़ियों से एक दूसरे सांप ने निकलकर तांत्रिक के पैर में डस लिया। तांत्रिक दर्द से करहाने लगा। सांप फुर्ती से नागिन के पास पहुंचा। तांत्रिक का शरीर नीला पड़ने लगा। मुझसे बस थोड़ी सी भूल हो गई। मुझे नहीं पता था कि तेरे साथ नाग भी आएगा। इतना बोलकर तांत्रिक दोबारा मंत्र पढ़कर अपने शरीर के उस स्थान की ओर फूंकने लगा जहां पर सर्प ने डसा था। अगले ही पल उसका चेहरा सामान्य हो गया। वो नागिन की ओर देखकर रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराता हुआ बोला, तुझे क्या लगता है? क्या सांप का जहर मुझ पर असर कर सकता है? मूर्ख नागिन, मेरे काले मंत्रों की शक्ति के आगे किसी भी नागिन का जहर कुछ भी नहीं है। ये तांत्रिक बहुत शक्तिशाली है। इससे पहले कि ये अपनी तंत्र क्रिया से हमें किसी सीमा से बांध दे, हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए। नाग और नागिन तेजी से वहाँ से भागने लगी। अरे मूर्ख, देख क्या रहा है? उन दोनों में से किसी एक को पकड़। अगर वो दोनों भाग गए ना, तो फिर उन्हें दोबारा पकड़ना नामुमकिन होगा। पकड़! तांत्रिक और नकाबपोश दोनों नागिन के पीछे भागने लगे। तभी तांत्रिक की नजर एक बड़े पत्थर पर पड़ी। अरे, मैं अपने मकसद में कामयाब होने ही वाला था, लेकिन न जाने ये कहां से आ गया। अब मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। उसके बाद नागिन अकेली रह जाएगी और नाग के बिना नागिन का अस्तित्व अधूरा है। वो नागमणि देने पर विवश हो जाएगी। तांत्रिक पत्थर उठाकर नाग के ऊपर वार करने ही वाला था कि तभी एक छोटा पत्थर तांत्रिक के मुंह पर आकर लगा। वो पीछे गिर गया।
अचानक झाड़ियों से एक सुंदर युवक बाहर आया। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम बेचारे इन सांपों को मार क्यों रहे हो? मेरे रास्ते से हट जा। लेकिन युवक नहीं हटता। ये मेरा काम तुम पूरा करो। पता नहीं ये कौन सा मूर्ख है जो रास्ते की दीवार बनकर खड़ा हो गया है। नकाबपोश नाग नागिन के पीछे भागने ही वाला था कि तभी सुंदर युवक ने उसका हाथ पकड़कर उसे धक्का दे दिया। अरे मूर्ख, तू नहीं जानता कि तूने मेरे वर्षों की तपस्या पर पानी फेर दिया है। कौन रे मूर्ख तू? मेरा नाम बलराम है और मैं शिव जी का भक्त हूँ। मैं अपनी आंखों के सामने किसी भी नाग नागिन की हत्या होते हुए देख नहीं सकता। अरे रे, इसे सबक सिखा दो। तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगा। ओहो, लगता है ये बहुत ही भयानक तांत्रिक है। इससे पहले कि ये अपने मंत्रों की शक्ति से मुझे नुकसान पहुंचा दे, मुझे भागना चाहिए। बलराम अचानक वहाँ से भाग निकला। तांत्रिक और नकाबपोश हक्के बक्के रह गए। अरे अब क्या होगा? चिंता मत कर, अब मैं एक ऐसा खेल खेलूंगा जो तेरी समझ से परे होगा। वो नाग नागिन अपने लोक से इस लोक में आ चुके हैं और इसी जंगल में कहीं छुपे हुए हैं। वो चाहे कहीं भी छुपे हो, मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। मैं किसी भी हाल में उस नागिन से उस मणि को छीन कर रहूंगा। अरे लेकिन कैसे? तांत्रिक ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कुछ देर बाद उन्हें खोलकर रहस्यमयी अंदाज में नकाबपोश के कान में कुछ बोलने लगा। नकाबपोश की आंखों में चमक आ गई। हाँ, ये बिल्कुल सही उपाय है। अब तुम जा सकते हो। नकाबपोश धीरे धीरे वहाँ से चला गया और तांत्रिक भी वहाँ से चला गया। हरियापुर गांव में मीरा अपने घर पर चूल्हे पर रोटियां बना रही थी। जब बलराम हांफता हुआ वहाँ पहुँचा, उसकी हालत देखकर मीरा घबरा गई। बलराम, तू सुबह से कहाँ था? अरे दीदी, मैं जंगल में बांसुरी बजाने गया था, लेकिन वहाँ मैंने देखा कि एक तांत्रिक और एक नकाबपोश दो बेचारे नाग नागिनों के पीछे पड़े हुए थे। वो उन्हें मारने ही वाले थे, लेकिन मैंने उन्हें बचा लिया दीदी। बलराम की मासूमियत पर मीरा के चेहरे पर मुस्कान और क्रोध दोनों झलकने लगे। वाकई तू भोला है बलराम। आखिर तू कब बड़ा होगा? तेरी उम्र के लड़के तो दूसरों के खेतों में काम करके कुछ कमा लाते हैं। माँ और पिताजी इस ख्वाहिश में चले गए कि उनका बेटा बलराम कुछ करेगा, और तू है कि दिन भर जंगल में बांसुरी बजाता रहता है। अरे दीदी, ऐसा नहीं है कि मैं काम नहीं करना चाहता। मैं जमींदार के पास गया था खेत में काम मांगने के लिए, पर उसने मुझे मूर्ख कहा। फिर सुखिया चाचा के खेत में भी काम मांगने गया, उन्होंने भी मुझे मूर्ख कहा। बोले कि मैं कभी जिंदगी में कोई काम ही नहीं कर सकता। अब बताओ दीदी, भला सारा गांव तो मुझे मूर्ख मूर्ख कह के चढ़ाता है। अब तुम ही बताओ, क्या मैं इतना बड़ा मूर्ख हूँ? क्या मैं क्या करूं? जब मेरा घर पर मन नहीं लगता तो मैं अकेले जंगल में चला जाता हूँ और बांसुरी बजाने लगता हूँ। तुम्हें पता है दीदी, मेरी बांसुरी की धुन ना जब जंगल में गूंजती है और फिर मेरे ही कानों में टकराती है ना, हा, मन को बहुत शांति मिलती है। मीरा की आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन उसने अपने चेहरे पर मुस्कान बनाए रखी। क्योंकि तू बहुत भोला है बलराम, और ये दुनिया भले लोगों को ही मूर्ख कहती है। लेकिन तू चिंता मत कर, तेरी दीदी हमेशा तेरे साथ है। क्या करूं, जब घर की हालत बिगड़ती है तो ना चाहते हुए भी अपना गुस्सा तुझ पर निकाल देती हूँ। माँ पिताजी तो नहीं रहे, मैं ही दूसरों के खेतों में काम करती हूँ, जमींदार के घर बर्तन मांजती हूँ और जैसे तैसे घर चलाती हूँ। मीरा की बात सुनकर बलराम चुप हो गया, उसका चेहरा उदास हो गया। तभी गांव का मुखिया वहां आ पहुंचा। अरे मीरा, अब तुम्हें अपनी आर्थिक स्थिति की चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्या मतलब है आपका? मीरा, हमारे गांव का युवक गणपत, तुम उसे जानती जानती हो ना? हाँ जानती हूँ, लेकिन आप उसके बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? हाँ देखो मीरा, गणपत बहुत मेहनती है और वो तुम्हारी तरह अनाथ है। तुम्हारे माता पिता अब इस संसार में है नहीं। गांव का मुखिया होने के नाते अब मेरा कर्तव्य बनता है कि तुम्हारा विवाह किसी अच्छे व्यक्ति से करूं। गणपत तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है, वो तुम्हें खुश रखेगा
और उसे कोई दान दहेज भी नहीं चाहिए। मुखिया की बात सुनकर मीरा का चेहरा उतर गया। आपने मेरे बारे में इतना सोचा, इसके लिए धन्यवाद मुखिया जी। लेकिन मैं अपने भाई बलराम को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। आप तो जानते हैं कि बलराम कितना भोला है। उसके भोलेपन का फायदा न जाने कितने लोग उठाते हैं। मेरे जाने के बाद ये बेचारा क्या करेगा? कोई उसे काम नहीं देता। जहाँ भी काम मांगने जाता है उसे मूर्ख कहा जाता है। देखो मीरा, मैं जानता हूँ और मैंने इस बारे में गणपत से बात की थी। मैंने उसे बताया कि मीरा अपने छोटे भाई बलराम को छोड़कर कभी विवाह नहीं करेगी। गणपत बलराम को अपने घर पर रखने को तैयार है, उसे कोई ऐतराज नहीं है। हाँ मीरा, सोच के देखो, तुम्हें पति मिल जाएगा, गणपत को एक पत्नी और बलराम को एक परिवार मिलेगा, घर मिलेगा, उसकी परवरिश अच्छे से होगी, और क्या चाहिए। गणपत का घर बहुत सुंदर है और वहाँ तुम दोनों आराम से रह पाओगे। मीरा की आंखें भर आईं। उसे पहली बार लगा कि किसी ने बलराम के बारे में भी सोचा। अगर ऐसी बात है तो मैं गणपत से विवाह करने को तैयार। कुछ ही दिनों में गणपत और मीरा का विवाह संपन्न हो गया। मीरा अब गणपत की पत्नी बनकर उसके घर चली गई और बलराम भी उसी दिन से अपने जीजा गणपत के साथ ही रहने लगा। कुछ दिन तक मीरा, बलराम और गणपत के जीवन में सब कुछ शांतिपूर्ण रहा। लेकिन धीरे धीरे गणपत का व्यवहार बदलने लगा। एक दिन वो क्रोधित होकर बलराम से बोला, ए बलराम, जा बाजार से शुद्ध देशी घी और ताजा मक्खन लेकर तो आ, जा। इतना बोलकर गणपत ने कुछ मुद्राएं बलराम के हाथ में थमा दी। बलराम चुपचाप बाहर चला गया। कुछ देर बाद वो खाली हाथ लौट आया। अरे खाली हाथ क्यों आया है? मैंने तुझे मक्खन लाने के लिए भेजा था ना। जीजा जी, मैं दुकानदार के पास गया था, लेकिन उसने कहा कि अभी ताजा मक्खन नहीं आया है, कुछ देर बाद आएगा। गणपत का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी आंखें जलने लगीं। अरे मूर्ख कहीं के, क्या गांव में एक ही दुकान है? दूसरी दुकान पर नहीं जा सकता था? इतना कहते हुए गणपत ने बलराम को जोर से एक थप्पड़ जड़ दिया और फिर डंडा उठाकर उसकी पिटाई करने लगा। नालायक! जीजा जी, मुझे मत मारिए, ये बात मेरे ध्यान में नहीं रही। आप कहते तो मैं दूसरी दुकान पे चला जाता ना, मुझे नहीं पता था कि दूसरी दुकान पे जाना है। तभी मीरा वहाँ आ पहुँची। उसने डंडा पकड़कर गणपत का हाथ रोक दिया। ये आप क्या कर रहे हैं? इतनी सी बात पर मेरे भाई को क्यों मार रहे हैं? अरे तेरा भाई इस धरती का कलंक है, कलंक। मेरी ही अकल मारी गई थी जो तुझ जैसी अनाथ से विवाह कर लिया और ऊपर से दहेज में अपने निकम्मे भाई को मेरे सर पे लाद दिया। आप तो जानते थे ना कि बलराम भोला है और मैं उसे छोड़कर विवाह नहीं कर सकती थी। हाँ, पता था, लेकिन ये नहीं पता था कि ये मेरे लिए सर दर्द बन जाएगा। गणपत बलराम की ओर घूरते हुए देखकर बोला, इतना बड़ा मूर्ख होगा? अरे अब यहाँ खड़ा खड़ा घूर क्या रहा है? निकल जा यहाँ से, निकल। मैं तुझे और नहीं रख सकता, निकल। आप ये क्या कह रहे हैं? मेरा भाई कहाँ जाएगा? वो बहुत भोला है। अरे तो कहीं भी जाए, मुझे कोई मतलब नहीं है। और अगर तुझे इतनी चिंता होती है तो तू भी निकल जा, मैं दूसरा विवाह कर लूंगा। मीरा सिसकने लगी। उसका चेहरा फीका पड़ गया। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर आप मुझे छोड़ देंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं दोनों में से किसी एक को ही रख सकता हूँ, या तो तुझे या तो तेरे भाई को। बलराम की आंखें भर आईं। उसने गणपत की ओर देखा। जीजा जी, दीदी को मत निकालिए। अगर दीदी को घर से निकाल दिया तो उनकी बहुत बदनामी हो जाएगी। समस्या मुझ में है ना, मैं मूर्ख हूँ, नालायक हूँ ना, मैं ही चला जाता हूँ। हाँ। इतना कहकर बलराम घर से बाहर निकल गया। मीरा उसके पीछे भागी। अरे रुक, तू कहाँ जाएगा बलराम? कहीं भी जाऊंगा दीदी, लेकिन अब आपके और जीजा जी पर मैं और बोझ नहीं बनूंगा। जीजा जी सही कहते हैं, मैं निकम्मा हूँ, न काम करता हूँ न कुछ कमा पाता हूँ, मुफ्त की रोटियां तोड़ता हूँ। बलराम फूट फूट कर रोने लगा और धीरे धीरे उस घर से दूर चला गया।
बलराम गांव के चौराहे पर खड़ा हो गया। वैसे भी अब इस गांव में रहने से क्या फायदा, कोई काम तो देता नहीं, सभी मुझे मूर्ख समझकर बचते हैं। अब मैं जंगल में चला जाऊंगा, दीदी को अब कभी नजर भी नहीं आऊंगा। अगर दीदी की नजर मुझ पर पड़ी तो वो और उदास हो जाएंगी। मैं अपनी दीदी को दुखी नहीं देख सकता। मैं चाहता हूँ कि वो जीजा जी के साथ हमेशा खुश रहें। हाँ चल बलराम, अब चलते हैं जंगल। बलराम जंगल की ओर बढ़ गया। जैसे ही वो जंगल की सीमा तक पहुंचा, गांव का मुखिया उसे वहां देखकर चौंक गया। अरे बलराम, ए भाई तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हैं? मुखिया जी, अब जीजा जी को मेरा रहना पसंद नहीं। वो कहते हैं मैं मुफ्त की रोटियां तोड़ता हूँ, इसीलिए मैं चला आया। अरे मुझे नहीं पता था कि गणपत इतना घमंडी इंसान है। मैं तो उसे सीधा समझता था भैया। लेकिन तुम यहीं ठहरो, मैं उससे बात करके आता हूँ। ऐसे कैसे निकाल देगा? रुक जाओ। नहीं मुखिया जी, अब मैं वहां नहीं जाऊंगा, आप रहने दीजिए। क्या बात करते हो? अगर मुझे थोड़ा भी सम्मान देते हो तो यहीं ठहरो, मैं अभी गणपत के कान खींच कर आता। मुखिया गांव की ओर चल पड़ा। उधर मीरा फूट फूट कर रो रही थी। अरे बस कर, कब तक ये रोना धोना चलेगा? चल जाके खाना बना। खाना बना? आपको अंदाजा भी है कि मेरा भाई कहाँ होगा? आप नहीं जानते वो कितना भोला है। माँ पिताजी ने मुझसे वचन लिया था कि मैं उसकी देखभाल करूंगी, और आज अपनी आंखों से उसे इस घर से जाते देखा। अगर मेरे भाई की जगह इस घर में नहीं है तो मेरी भी नहीं। ये सुनकर गणपत की आंखों में आग उतर आई। अच्छा, तो तू उस मूर्ख के लिए अब मुझे छोड़ेगी? मैं तो उसका किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। ए भीम, ओ भीम। हाँ मालिक। जाकर बलराम को ढूंढ और जहाँ मिले उसे मार मार कर उसकी हड्डी पसली एक कर देना। जा। मालिक, मैंने उसे थोड़ी देर पहले जंगल की ओर जाते हुए देखा है। हाँ, बहुत अच्छा। चल जा और जंगल में ही उसे खत्म कर देना। ये सुनकर मीरा कांप गई। आप इस हद तक गिर जाएंगे, मैंने सोचा भी नहीं था। मैं अपने भाई को कुछ नहीं होने दूंगी। मीरा रोती हुई जंगल की दिशा में भागने लगी। भीम भी उसके पीछे चला गया। मीरा जंगल की सीमा तक पहुंची ही थी, तभी सामने मुखिया आता हुआ दिखाई दिया। अरे मीरा मीरा मीरा, मैं तो तुम्हारे पति से मिलने जा रहा था। ये तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? क्या हो गया? मेरे भाई की जान खतरे में है। गणपत उसे मार डालने की बात कर रहा है, और आपने तो देखा है भीम कितना निर्दयी है। अरे बलराम तो जंगल की सीमा पर ही बैठा है, वहीं मिलेगा तुम्हें। मीरा जंगल की ओर भागने लगी। उधर बलराम का मन बेचैन हो चुका था। हाँ, अरे मुझे क्यों लग रहा है कि दीदी के साथ कुछ गलत हो गया है, और मुखिया जी भी अभी तक नहीं लौटे। जाकर देखता हूँ। हाँ। बलराम भी गांव की ओर चल पड़ा। जब मीरा जंगल की सीमा पर पहुंची तो बलराम उसे नहीं मिला। वो जंगल के भीतर भागने लगी। तभी पीछे से भीम की आवाज मीरा के कानों में टकराई। रुक जाइए। लेकिन मीरा नहीं रुकी। अचानक उसका पैर फिसल गया और वो खाई में जा गिरी। उसकी चीख जंगल में गूंज उठी। ये देखकर भीम के होश उड़ गए। वो भागकर गणपत के पास आ पहुंचा। हाँ, मालिक मालिक मालिक, मीरा दीदी खाई में गिर गई। मैं उसे रोक ना सका मालिक। गणपत कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, चलो अच्छा हुआ जान छूटी। वैसे भी मुझे उस पागल की बहन से चिढ़ हो गई थी। तभी बलराम वहां आ पहुंचा। जीजा जी, दीदी कहाँ है? अरे तेरी वजह से उसकी जान चली गई। तू ही है उसकी मौत का कारण, नालायक मूर्ख कहीं का। हाँ, आप ये क्या कह रहे हैं जीजा जी? मैं तो उन्हें यहाँ छोड़ कर गया था। तू गया नहीं था, मैंने तुझे धक्के देकर निकाला था। और तू वापस क्यों आ गया? मेरा मन बेचैन था, कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। तेरे जाने के बाद वो मुझे छोड़ने की बात कर रही थी। ये सुनकर मैं गुस्से से आग बबूला हो गया और मैंने सोचा कि मैं तेरे जैसे पागल का किस्सा ही खत्म कर दूं। ये सुनकर तेरी बहन पागल हो गई, तुझे ढूंढने चली गई और खाई में गिर गई। अब सबसे अच्छा यही है
कि तू भी खाई में गिरकर जाकर मर जा। बलराम की आंखों में आंसू भर आए। अरे भीम, देख क्या रहा है, बाहर फेंक दे इसे। भीम ने बलराम को धक्का देकर बाहर निकाल दिया। बलराम रोते हुए जंगल की ओर भागा। वहां फिर से मुखिया मिल गया। अरे क्या हो गया बलराम, मीरा मिली कि नहीं मिली? मुखिया जी, मैं घर पर गया था, जीजा जी ने बताया कि दीदी मुझे ढूंढने जंगल गई और खाई में गिर गई। मुखिया माथा पकड़कर जमीन पर बैठ गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं ही उसे तेरे पास भेजा था, वो तो तुझे ढूंढने गई थी। बलराम फूट फूट कर रोने लगा और जंगल की ओर दौड़ पड़ा। खाई के पास पहुंचकर जोर जोर से पुकारने लगा। दे दे मेरी बात सुनो, कहाँ हो दीदी? उसकी आवाजें खाली जंगल में गूंज कर लौट आईं। पागलों की तरह पुकारता बलराम खुद भी फिसल गया और खाई में गिर गया। कुछ समय बाद जब बलराम की आंख खुली तो सामने का दृश्य देखकर वो सन्न रह गया। बलराम को जब होश आया तो उसने खुद को एक भव्य और चमकदार हवेली में पाया। सामने उसकी दीदी मीरा मुस्कुराते हुए खड़ी थी, सुंदर वस्त्रों में। तो बहुत दिनों बाद होश आया है मेरे भाई। हाँ, दीदी आप ठीक हो? जीजा जी ने तो कहा था कि आप खाई में गिर गई थी। तभी वहाँ एक सुंदर युवक और एक सुंदर युवती आ गए। मीरा ने उनकी ओर इशारा किया। इनका नाम मोहन है और ये है इनकी बहन चंद्रलेखा। मेरी जान इन्होंने बचाई और तुम्हारी भी। हाँ, अरे मैं तो डर गया था दीदी, आपको सही सलामत देखकर बहुत खुशी हो रही है। अब चिंता मत करो बलराम, हमारी हवेली इस घने जंगल में है, यहाँ तुम आराम से रह सकते हो। तुम्हारी दीदी ने बताया कि तुम्हें बांसुरी बजाना बहुत पसंद है। हाँ हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। तो फिर बताओ और क्या क्या चाहिए तुम्हें? हवेली भी तुम्हारी, जंगल भी, जब तक मन करे यहाँ रहो। उस दिन के बाद बलराम दीदी मीरा के साथ उस सुंदर हवेली में रहने लगा। एक दिन चंद्रलेखा बलराम के पास आकर बोली, भैया ने बताया कि तुम्हें बांसुरी बजाना बहुत पसंद है, चलो जंगल घूमते हैं। बलराम खुशी से उसके साथ हवेली से बाहर आया। हाँ, कितने दिनों बाद हवेली से बाहर निकला हूँ। वाह, ये जंगल तो बहुत सुंदर है, लेकिन अजीब बात है, तुम्हारी हवेली जंगल के बीच में क्यों है? यहाँ तो दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं है। हमें अकेले रहना पसंद है, इसलिए हमने इस हवेली को यहाँ बनवाया है। अकेले रहने वाले बहुत खुश रहते हैं, ना किसी को धोखा देते हैं और ना ही किसी से धोखा खाते हैं। तुम्हारी दीदी मीरा सही कहती थी, तुम बहुत भोले हो। अब तो मैं भी मान गई हूँ। बलराम एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और बांसुरी बजाने लगा। उसकी धुन जंगल में गूंजने लगी। धीरे धीरे मीरा और मोहन वहां आ पहुंचे और चुपचाप उसे सुनने लगे। वाह 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 वाह, सच में ये बांसुरी बहुत सुंदर बजाता है। जब इसने बजाना शुरू किया, मैं तो जैसे भूल गई कि मैं कहाँ हूँ। समय बीतता गया। बलराम और चंद्रलेखा की नजदीकियां बढ़ती गईं। एक दिन चंद्रलेखा बलराम की ओर देखकर बोली, मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ। प्रेम तो प्रेम तो मैं भी तुमसे करता हूँ चंद्रलेखा, लेकिन तुम्हारा भाई, मुझे डर है वो नाराज हो जाएंगे। उन्होंने मुझे और दीदी को सहारा दिया, हम उनके ऋणी हैं। तुम मेरे भैया को नहीं जानते, वो वैसे नहीं है जैसे लोग सोचते हैं। मैं ऐसे ही किसी युवक से विवाह करना चाहती थी जो ईमानदार हो, निश्चल हो। तुम वैसे ही हो। तभी मोहन वहां आ पहुंचा। मीरा हिम्मत करके मोहन से बोली, भैया मैं बलराम से प्रेम करती हूँ, मैं उससे विवाह करना चाहती हूँ। तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? हाँ भैया, मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। इस विषय में हम बाद में बात करेंगे। इतना कहकर मोहन वहाँ से चला गया।
लगता है तुम्हारे भैया नाराज हो गए। नहीं, वो नाराज नहीं हुए हैं। मैं अपने भैया को तुमसे बेहतर जानती हूँ। कुछ देर बाद बलराम और चंद्रलेखा हवेली के अंदर लौट आए। हवेली अब पहले से अधिक शांत लग रही थी, लेकिन उस शांति में कोई हलचल छिपी हुई थी। हवेली के भीतर सब कुछ पहले से शांत था। हवेली के अंदर मोहन चंद्रलेखा को घूरते हुए बोला, तुम बलराम से विवाह कैसे कर सकती हो चंद्रलेखा? मैंने ही चंद्रलेखा से कहा था मोहन भैया। वैसे आपके हम दोनों भाई बहन पर बहुत एहसान है और आप कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे। मैंने चंद्रलेखा को बहुत समझाया कि ऐसे मुझ जैसे भोले भाले इंसान को तो कोई काम ही नहीं देता, तो भला एक भाई अपनी बहन कैसे दे सकता है। उसी क्षण मीरा वहां आ पहुंची। बलराम ने उसका सामना करने से पहले सिर झुका लिया। क्या हुआ मोहन? चंद्रलेखा बलराम से विवाह करना चाहती है और बलराम भी उससे प्रेम करता है। तो फिर चंद्रलेखा को अपनी योनि त्यागनी होगी। मीरा की ये बात सुनकर बलराम बुरी तरह चौंक गया। तभी वहां अचानक मुखिया, गणपत और उसका साथी भीमा वहां आ पहुंचे। ओ, तो तू यहाँ है। मैं तो तुझे मरा हुआ समझ रहा था और तू अपने भाई के साथ हवेली में रह रही है। चल मेरे साथ। खबरदार जो मेरी दीदी से बदतमीजी की। मेरी दीदी तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। बलराम रुको 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 रुको, जिसे तुम अपना जीजा समझते हो वो तुम्हारा जीजा नहीं है। बलराम के चेहरे पर हैरानी की लकीरें दौड़ गईं। मैं जानता था इच्छाधारी नाग मुझे पहचान ही लेगा। इच्छाधारी नाग? हाँ बलराम, मैं इच्छाधारी नाग हूँ और तुम्हारी दीदी मीरा जो तुम्हारे बगल में खड़ी है वो भी इच्छाधारी नागिन है और चंद्रलेखा भी। मैंने इसलिए कहा था कि विवाह से पहले चंद्रलेखा को अपनी योनि त्यागनी होगी। क्या तुम इच्छाधारी नाग हो? ये तो समझ में आया, पर मेरी दीदी कैसे? ये तुम्हारी दीदी नहीं है बलराम, तुम्हारी दीदी इसी हवेली में सुरक्षित है। जो तुम्हारे साथ थी वो मेरी पत्नी है, एक इच्छाधारी नागिन। बलराम की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। एक गहरा रहस्य उजागर हो रहा था। कुछ समय पहले तुमने एक तांत्रिक और नकाबपोश से हमारी रक्षा की थी। वो तांत्रिक मेरी जान लेना चाहता था और मेरी पत्नी की नाग मणि छीनना चाहता था। और वो तांत्रिक मैं हूँ। रंग बिरंगी किरणों के साथ गणपत एक भयानक तांत्रिक में बदल गया। और वो नकाबपोश भैया मैं था। तूने जंगल में मुझ पर हमला किया था। बलराम का सिर चकरा गया। हम नागमणि के लिए वर्षों से प्रयास कर रहे थे, तभी तू बीच में आ टपका। फिर मेरे दिमाग में एक नई योजना ने जन्म लिया। मैं जानता था कि तू और तेरी बहन अनाथ है। मैंने मुखिया से कहा कि तेरे गांव में गणपत का रिश्ता लेकर जाए। विवाह के कुछ दिन बाद मैं अपनी शक्ति से गणपत को गायब कर दिया और उसकी जगह खुद मैं वहां पे आ गया। ओ, अब समझ में आया जीजा जी अचानक बदल क्यों गए थे। मैंने तुझे गणपत के रूप में जानबूझकर परेशान किया, तुझे मारा पीटा। मैं जानता था कि तेरी बहन तेरे बगैर नहीं जी सकती और मैं ये भी जानता था कि तूने इच्छाधारी नाग नागिन की मदद की है, इसीलिए वो तुझे और तेरे परिवार को मुसीबत में नहीं छोड़ सकते। मैंने केवल इच्छाधारी नाग और नागिन को पकड़ने के लिए ही ये सारा खेल रचा था। पहले तेरी बहन खाई में गिरी, उसके बाद तू खाई में गिरा। मुखिया को तो विश्वास हो गया था कि तू और तेरी बहन मर चुके हैं, लेकिन मैं जानता था कि जंगल में ही इच्छाधारी नाग और नागिनों का वास है। वो तुझे और तेरी बहन को कोई नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। तुम दोनों भाई बहनों को बचाने के लिए इच्छाधारी नाग नागिनों को मानव के रूप में आना ही होगा और मैं इसी बात का तो इंतजार कर रहा था, क्योंकि नाग के रूप में उन दोनों को पकड़ पाना असंभव था। ये तांत्रिक सही कह रहा है। जैसे ही ये मरेगा असली गणपत भी लौट आएगा और तुम मुझे मार नहीं सकते। अब मैं अपने काले मंत्रों की शक्ति से तुझसे वो मणि छीन लूंगा। मैं केवल अपने भैया और भाभी की मणि को सुरक्षित रखने के लिए ही इस लोक तक आई हूँ। तू मुझे नहीं जानता।
मैं हजारों वर्षों तक साधुओं के साथ रहकर बहुत सी तंत्र मंत्र क्रियाएं सीख चुकी हूँ और मैं और मेरे मित्रों का मुकाबला तू नहीं कर सकता। इतना कहकर चंद्रलेखा की आंखों से रंग बिरंगी किरणें निकलने लगीं और मुखिया और तांत्रिक के शरीर में आग लग गई। ये कैसे संभव हो सकता है? कुछ ही देर में तांत्रिक और मुखिया जलकर राख हो गए। मुझे छोड़ दो, मैं तो बस गणपत भाई का नौकर था, मुझे नहीं मालूम था कि ये क्या खेल चल रहा है, मुझे माफ कर दो। तभी वहाँ पर रंग बिरंगी किरणों से गणपत प्रकट हो गया। मोहन तुरंत दूसरे कक्ष में चला गया और बलराम की बहन मीरा को ले आया। बलराम के सामने एक ही शक्ल की 2 मीराएं खड़ी थीं। मोहन और दूसरी मीरा नाग नागिन में परिवर्तित हो गए, लेकिन चंद्रलेखा नहीं। भैया, मैं बलराम से प्रेम करती हूँ, इसलिए मैं अपनी नाग योनि त्यागना चाहती हूँ। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। इतना कहकर इच्छाधारी नाग नागिन रंग बिरंगी किरणों से गायब हो गए और अगले ही पल वो सुंदर हवेली भी गायब हो गई। चंद्रलेखा, बलराम, गणपत और मीरा के साथ गांव वापस आ गई। गणपत और मीरा ने चंद्रलेखा और बलराम का विवाह एक मंदिर में संपन्न करा दिया। कुछ समय बाद बलराम बहुत ज्यादा धनी बन गया, क्योंकि चंद्रलेखा के अंदर अभी भी कुछ जादुई शक्तियां मौजूद थीं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।